हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप ने अपनी प्रतिबद्ध सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसमें यूपीएससी के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाता है टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, आज हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओशनोग्राफी। तो जब मैं ओशनोग्राफी की बात करूंगा तो हम ओशनोग्राफी में यूपीएससी के पिछले साल के पीवाईक्यूज को तो डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के द्वारा बिल्कुल अनटच्ड हैं, जैसे कि ओशनोग्राफी में मरीन पॉल्यूशन है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो जब मैं इसकी बात करता हूं ओशनोग्राफी की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो जब मैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले होगा हम ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम टेम्परेचर और सैलिनिटी को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ओशन करंट्स को भी देखेंगे। साथ में हम मरीन रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन, जो कि मरीन रिसोर्सेज की जब मैं बात करूंगा और पॉल्यूशन की बात करूंगा, स्पेशली जब मैं मरीन पॉल्यूशन की बात करूंगा तो ये अनटच्ड टॉपिक है, तो हम इस पे भी स्पेशल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ हम कोरल रीफ्स एंड ब्लीचिंग की बात करेंगे और साथ के साथ हम यूएन क्लॉज की भी बात करेंगे, जो कि इसके अंदर ओशनोग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाऊंगा जिनको मैं आज एड्रेस भी करूंगा, साथ के साथ उन्हीं के साथ जो उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कोर एरियाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पीवाईक्यूज। तो आज के जो पीवाईक्यूज रहेंगे हमारे, वो रहेंगे पहला, दैट इज व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके साथ साथ आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा डिस्कशन में, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। और इसके साथ साथ रहेगा हमारा कि अकाउंट फॉर द वेरिएशन इन ओशनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, explain the factor responsible for the origin of ocean currents, how do they influence regional climate, fishing and navigation। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं। जब मैं बात करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा जो कॉमन टॉपिक है दैट इज ओशन करंट्स। इसके साथ साथ इसी ओशन करंट का इन्फ्लुएंस पूछा गया फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पे। अगेन इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, explain the factor responsible for the origin of ocean currents, how do they influence regional climate, fishing and navigation। अगेन ओशन करंट्स पे पूछा है तो इट मींस ओशन करंट्स हम बिल्कुल ध्यान से कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगले जो क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज ओशनिक सैलिनिटी। जब मैं ओशनिक सैलिनिटी की बात करता हूं तो उसके साथ साथ उसके क्या इफेक्ट रहेंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ओशन करंट्स के साथ, अगेन ओशन करंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ साथ एक वाटर मासेस को ऐड ऑन किया गया, उसका इंपैक्ट पूछा गया है मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट पे। तो इन शॉर्ट जो हमारा आज का कोर एरिया रहेगा वो रहेगा आपका पहला ओशन करंट, उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अगेन उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ अगला टॉपिक होगा आपका सैलिनिटी, तो हम सैलिनिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होंगे आज के कोर एरिया इस सीरीज के अंदर। इसके साथ साथ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते अब हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स बेसिकली क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये बिल्कुल एक बेसिक है। ओशन करंट्स बेसिकली क्या है, जब मैं बात करता हूं दो वर्ड्स की, ओशन और करंट्स की, तो बेसिकली ओशन करंट्स क्या है, करंट्स विच आर इन वाटर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, देन आई विल मूव टू द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है ज्योग्राफी की। इट मींस ये क्या है, करंट है कहां पे, वाटर के अंदर, ठीक है, या फिर ओशंस के अंदर, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ओशन करंट्स बोल देंगे। बट व्हेन जब इसकी मैं बात करूंगा कि इसको ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलना है या लिखना है इसको कैसे है, इट इज द फ्लो ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन। इट मींस क्या है, यहां पे फ्लो होगा किसका, वाटर का, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको मैं क्या बोल दूंगा, दैट इज ओशन करंट, या फिर अगर कोई वाटर के अंदर है दैट इज नोन एज वाटर
करंट मींस यहां पे एक वर्ड, कीवर्ड क्या रहेगा यहां पे? कीवर्ड होगा दैट इज द डेफिनेट डायरेक्शन और द इनडेफिनेट एक मूवमेंट होगा उसका। अब आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। ओशन करंट्स आर डिफाइंड एज द जनरल मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इन द ओशन। तो इट मींस ये यहां पे क्या है? एक डेफिनेट डायरेक्शन की बात की जा रही है। कहां पे? ओशन के अंदर। इसके साथ साथ दे अपीयर्स लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग इन द ओशन विच इज रिस्पॉन्सिबल of exchanging huge volume of water between higher and lower latitudes and between different vertical layers of the ocean. Again सिंपल सी बात है, जब ओशंस की मैं बात करूंगा देन ऑल द वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड विद, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और इसके साथ साथ जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे ओशन करंट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये ओशन का पानी मूव करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? ओशन करंट कहेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा? ये वाटर जो होगा आपका पोल्स पे भी जाएगा, ये वाटर आपका इक्वेटर पे भी जाएगा, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। तो आई होप यहां तक आपको वो ओशन करंट का पता चल गया होगा। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, तो जब मैं इस डायग्राम की बात करता हूं यहां पे, तो आप ये देख सकते हैं यहां पे ये है वाटर की डायरेक्शन। ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाटर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर द सरफेस करंट्स कॉज्ड बाय द विंड्स। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आप इस डायग्राम को समझिए। जैसे कि अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, सपोज करो अगर कहीं कभी आपको किसी वाटर बॉडी के किनारे जाने का मौका मिले और वहां पे अगर कहीं हवा चल रही हो, तो आप देखेंगे समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे अगर वो वाटर स्टिल है, या फिर अगर मैं बोलूं कि कोई भी वाटर बॉडी अगर वहां पे कोई हवा भी चल रही है, अगर मैं चंडीगढ़ के रीजन की बात करूं, स्पेशली यहाँ पे अपने लोकलाइज रीजन की बात करूं, तो सुखना लेक यहाँ पे है, तो अगर जिस दिन यहाँ पे विंड होगी और हाई स्पीड मूविंग विंड होती है, तो उस दिन क्या होता है कि जो सरफेस वाटर होता है लेक का, तो क्या होता है वो भी मूव करने लग जाता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें एक रिपल्स आ रही हैं। सपोज करो वैसे कोई मूवमेंट होगा उसमें, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज द करंट। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो जब भी हम वो जो रिपल्स बनती हैं पानी के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में? दैट इज नोन एज करंट। और जब यही करंट एक स्पेशलाइज्ड, मैं बोलूंगा कि अगर ओशन के अंदर एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब ये वाटर मूव करता है, तो उसी को मैं क्या कहा जाता है? ओशन करंट कहा जाता है। आई होप यहां तक आपको ओशन करंट समझ आ गया होगा। अब आइए चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पे अगर यहां पे बिल्कुल एक माइन्यूट डिफरेंस है किस किस के बीच? आपका ओशन करंट और टाइड्स के बीच एक मैं बिल्कुल एक माइन्यूट डिफरेंस बताना चाहूंगा। यहां पे ध्यान से देखना, अगर वाटर की मूवमेंट ऐसे है, मींस दिस इज दी, सपोज दिस इज दी वाटर बॉडी, आई विल अज्यूम दिस इज दी ए वाटर बॉडी, ये कोई ए वाटर बॉडी है, ध्यान से देखिए। अब इस ए वाटर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पे आके ये वाटर बॉडी है और यहां पे ये करंट चल रहा है, इन दिस मैनर यहां पे करंट चल रहा है और एक विंड चल रही है यहां पे, जिसकी वजह से ये वाटर जो है क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। बट हियर द मेन थिंग इज, जो हमें आपको नोट करनी है यहां पे, दैट इज द डायरेक्शन। अब आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन कैसी है? दिस डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। जब ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, इट मींस यहां पे इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तभी मैं इसे क्या बोलूंगा? करंट बोलूंगा। अगर यही डायरेक्शन क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए। अगर सपोज करो अगर ये डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल हो जाए, तब मैं इसको क्या बोलूंगा? तब मैं इसको क्या बोल दूंगा? तो मैं इसको बोलूंगा दैट इज टाइड्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओशन करंट एंड टाइड्स। अगर वाटर का मूवमेंट, सिंपली याद रख लो, अगर वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली है, it means water is moving horizontally, then it is known as current. If
द वाटर मूवमेंट इज वर्टिकल देन इट इज नोन एज द टाइड्स। आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, नहीं तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि टाइड्स क्या है या फिर करंट्स क्या है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दीज आर दी ओशन करंट्स। ये आपको एक जनरलाइज्ड वे में मैंने मैप में बता दिया कि ये आपके पास ओशन करंट्स हैं। मैं लौट के दोबारा से आऊंगा इसी स्लाइड पे जब मैं यहां पे आगे जाके हर ओशन के करंट को डिस्कस करूंगा। तो आइए अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है हमारी, दैट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट्स। तो जब मैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल की बात करता हूं ओशन करंट्स की, तो हमारे पास सबसे बड़ा और एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी मैं करंट्स की बात करूंगा, स्पेशली ओशन करंट्स की जब मैं बात करूंगा, तो सबसे बड़ा प्राइमरली फैक्टर पूरी ओशनोग्राफी के अंदर याद रखना एक कॉमन फैक्टर रहेगा, दैट इज द प्लेनेटरी विंड्स। जो प्लेनेटरी विंड्स हैं वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है इन करंट के फॉर्मेशन का और इनकी मूवमेंट का। सबसे बड़ी चीज याद रखना, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं। प्लेनेटरी विंड्स जैसे कि आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लेनेटरी विंड्स वो विंड्स होती हैं जो सारा साल हमारी अर्थ के ऊपर चक्कर लगाती हैं, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट विंड्स बोलते हैं। अब सब पहला फैक्टर आ गया आपका, दैट इज दी प्लेनेटरी विंड्स। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपका, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी आपके ओशन करंट्स ड्रिवन होते हैं। यही टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि आपका ओशन करंट क्या है, गर्म है या फिर ठंडा है। आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा करंट आपका गर्म होगा, कौन सा ठंडा होगा। बिकॉज ओशनोग्राफी के अंदर जब मैं करंट्स की बात करता हूं तो अक्सर हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा करंट गर्म रहेगा, कौन सा ठंडा रहेगा, और खास करके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगला फैक्टर रहेगा, दैट इज सेलिनिटी। सेलिनिटी से भी आपके करंट ड्रिवन होते हैं। सेलिनिटी का मतलब, वैसे तो अगले टॉपिक है हमारा, बट मैं अभी आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा सेलिनिटी का। सेलिनिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में कितना सॉल्ट डिसॉल्व है। बाकी डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेलिनिटी की जब मैं अगली पूरी एक स्लाइड है तो उसमें डिस्कशन करूंगा। इसके साथ साथ अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका, दैट इज द अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरोलिस फोर्स। ये कोरोलिस फोर्स बेसिकली एक अपरेंट फोर्स है जो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ रोटेशन की वजह से लगता है। तो ये फोर्स सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या डालेगा इन करंट्स पे, ये इसकी मूवमेंट को डिसाइड करेगा कि इस करंट ने कैसे मूव करना है, कि उसने क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जबकि जब मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूंगा तो यही कोरोलिस फोर्स है जो विंड को सदर्न हेमिस्फेयर और नदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करता है। अगर मैं नदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो वो राइट साइड में मोड़ेगा, और जब सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूंगा मैं तो वो वहां पे लेफ्ट साइड में इसको रोटेट करता है। खैर वो रहा क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके साथ साथ अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वो रहता है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से इस वाटर का मूवमेंट होता है, जो कि बताएगा कि कौन सा वाटर ऊपर जाएगा, कौन सा वाटर सिंक करेगा, या कौन सा वाटर जो है अपलिफ्ट होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपके करंट्स के, ओशन करंट्स के फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ओशन करंट्स के लिए। आइए अब आके हम इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है करंट्स ड्रिवन बाय प्लेनेटरी विंड्स। जब मैं करंट्स ड्रिवन बाय प्लेनेटरी विंड्स का मैं यहां पे आपको बताऊंगा तो यहां पे मैंने अटलांटिक ओशन का कॉन्सेप्ट को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेम सिमिलर पैटर्न पे ऐसे ही करंट्स आपको पैसिफिक ओशन के अंदर भी और आपको इंडियन ओशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे मैंने जो केस लिया है वो लिया है अटलांटिक ओशन का। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये रहा करंट्स ड्रिवन बाय प्लेनेटरी विंड्स। अब जैसे कि मैंने कहा था कि प्लेनेटरी विंड्स वो विंड्स होती हैं जो पूरा साल चलती हैं और जो पूरे हमारे अर्थ प्लेनेट को कवर करती हैं। तो आइए सबसे पहला केस लेता हूं मैं
किसका, करंट्स को यहां पे मैं ली अगेन, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं किसका केस, दैट इज ऑफ अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको करंट, वैसे तो इमेजेस में बने हैं बट स्टिल मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा सो दैट कि आपको वहां से बजाय यहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सपोज दिस इज द इक्वेटर, ये आपका एक इक्वेटर है, ये आ गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री। ऊपर की तरफ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज नदरन हेमिस्फेयर से, नीचे को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको दैट इज सदर्न हेमिस्फेयर से। आई होप यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर समझ आ गया, इक्वेटर समझ आ गया। अब ध्यान से देखना, सारा काम यहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स भी बता दूंगा जिसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा करंट गर्म है, ठंडा है, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब पहला केस है कि करंट ड्रिवन बाय प्लेनेटरी विंड्स। अब बिल्कुल थोड़ा सा अपने क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर को रिकॉल करो और आपको पता है कि 0 डिग्री के आसपास कौन सी विंड्स चलती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जनरली यहां पे आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलती हैं, और जब मैं ट्रेड विंड्स की बात करूंगा यहां पे, तो सपोज करो मैं नदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सेम सिमिलर पैटर्न पे ये ट्रेड विंड्स आएंगी, ठीक है, और ये रही ट्रेड विंड्स। इनके डायरेक्शन क्या होगी, ये चलेंगी आपकी ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स ब्लो करते हुए आएंगी। अब ध्यान से देखते रहना, जब ये विंड्स यहां पे, खास करके मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज द केस ऑफ नॉर्थ नदर्न अटलांटिक ओशन। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पे जब मैं नदर्न अटलांटिक ओशन की बात कर रहा हूं, यहां पे सपोज करो ये कोई विंड आई यहां पे नदर्न अटलांटिक ओशन के अंदर, और जब ये ट्रेड विंड आई, अब ये क्या करेगी, यहां पे आके इस वाटर को मूव करवाना शुरू करेगी। सपोज करो ये वाटर है यहां पे, ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। अब याद रखना ये कौन सा रीजन है, ये है इक्वेटर वाला रीजन। और बात हम किसकी कर रहे हैं, नदर्न हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इस करंट का नाम हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां तक क्लैरिटी मिल गई कि प्लेनेटरी विंड सबसे पहले जब आई है यहां पे ट्रेड विंड आई, तो इसको जब नदर्न हेमिस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया। अब यहां तक पहली बात, प्लेनेटरी विंड ने अपना रोल प्ले कर दिया। सिमिलरली जब मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूंगा, वहां पे सेम यही चीज आपके साथ, वहां पे भी यही इन्हीं प्लेनेटरी विंड्स का रोल होगा। अब वहां पे क्या चीज होगी, सिमिलर केस में वहां पे भी एक और करंट चल रहा होगा जिसका नाम क्या होगा, दैट इज द साउथ, जब मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूं यहां पे, दैट इज द सदर्न इक्वेटोरियल करंट। अब यहां तक कहानी समझ आ रही है कि यहां पे क्या चीज चल रही है, दैट इज द सदर्न इक्वेटोरियल करंट। बस यहां पे थोड़ी सी एक चीज की याद रखना, यहां पे एक थोड़ी सी, यहां पे एक गड़बड़ सी है, उस गड़बड़ को मैं यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं। वो गड़बड़ क्या है कि यहां पे जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर को चल रहा है, तो काउंटर करंट इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा, दैट इज बस इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट बोल देंगे। आई होप यहां तक चीज समझ आ रही होगी। अब यहां तक समझ आ गया कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट आ गया। अब यही करंट सिमिलरली डिफरेंट मैनर्स के अंदर आपको अलग अलग ओशंस में देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक चीज समझ आ गई होगी कि यहां पे ये प्लेनेटरी विंड्स का क्या रोल है। अब यहां पे एक और चीज याद रखना, जब मैं बात करूंगा यहां पे करंट्स की, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो करंट होगा वो घूमेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में वही करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बात को आपने याद रख लेना है। इसके बाद सेम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रोल होगा इन्हीं प्लेनेटरी विंड्स का। अगर आप नीचे यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे जिसको कि यहां पे कट करके भी लिखा गया होगा, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर, या फिर बिल्कुल आप ध्यान से आ जाएंगे नीचे, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली कहीं
आपको 40 डिग्री नीचे साउथ लैटिट्यूड के अंदर आपको नीचे देखने, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपकी वेस्टर्लीज चल रही होती हैं, तो इस वजह से यहां पे इसको चाहे नीचे ये रहा आपका एंटार्क्टिका वाला रीजन होगा, ये यहां पे ये आ जाएगा आपका एंटार्क्टिका। जब मैं एंटार्क्टिका वाले रीजन की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये रहा आपका एंटार्क्टिका। अब इसी एंटार्क्टिका के पास जब वेस्टर्लीज चल रही होंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, सर्कमपोलर, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर भी बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोल देंगे। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी इसको बोल दिया जाएगा। आई होप यहां तक बिल्कुल चीज समझ आ रही होगी। बिल्कुल चीजों को सिंप्लीफाइड वे में सीखना है हमने, ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब जब ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अगेन किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, ये होगा आपका वेस्टर्लीज के द्वारा, और ये आपका यहां पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, ये होगा आपका ट्रेड विंड्स के द्वारा। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल चीज की क्लैरिटी होगी कि कौन सा करंट प्लेनेटरी विंड से ड्रिवन है। यहां तक कहानी क्लियर है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, दैट इज द करंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा, अगेन सेम उसी डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊंगा और यहां पे अब मैं एक और नया फैक्टर ऐड ऑन कर दूंगा, दैट इज टेम्परेचर। आइए अब चलते हैं, फिर से बनाते हैं उसी को। अगेन 0 डिग्री, यहां पे आ गया आपका नदरन हेमिस्फेयर, ये आपका सदरन हेमिस्फेयर, और जब मैं स्पेशली यहां पे बात करूंगा भी नदरन हेमिस्फेयर को ही मैं डील करूंगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्लियर है बात। अब सबसे पहले वो उसी रूल को अप्लाई करेंगे। यहां पे आया, यहां पे ट्रेड विंड्स चल रही थी, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया। क्लियर है। इस वजह से इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा है वाटर का। अब यही करंट मैंने कहा क्लॉकवाइज चलेगा, तो अब यहां पे जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो अगेन क्लॉकवाइज ऐसे ही चलेगा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस रीजन के अंदर यहां पे मैक्सिको, और इसी मैक्सिको के साथ साथ यहां पे गल्फ ऑफ जो मैक्सिको देखने को मिलेगा, तो यहीं से इसका नाम आ जाएगा, दैट इज द गल्फ स्ट्रीम। इसका ये जगह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और जैसे ही यहां से ये करंट क्रॉस कर रहा होगा तो इस करंट का नाम हो जाएगा दैट इज द गल्फ स्ट्रीम करंट। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अब इसका नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम करंट। अब जब मैं गल्फ स्ट्रीम करंट की बात कर रहा हूं, यहां पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से क्रॉस कर रहा है यहां पे, इसके साथ साथ आपको यहां पे जब ये करंट इक्वेटर के पास, इक्वेटर तक तो ये चल रही है आपकी कौन सी, आपकी ट्रेड विंड्स। अब ये इक्वेटर से जब ऊपर को आ रहे हैं हम यहां पे, तो ऑब्वियस ही बात है, याद रखो कि इक्वेटर के पास क्या होता है, गर्मी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये मूवमेंट हो रही होगी वाटर की, तो कहीं ना कहीं पानी गर्म भी तो होगा। तो याद रखना, जो भी पानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जाएगा, इट मींस जो भी पानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ को लेके जाएगा करंट, वो कैसा होगा, दैट इज दी वार्म करंट। अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, याद रखना जो भी करंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जा रहा होगा वो कैसा होगा, वार्म करंट होगा। तो अगेन गल्फ स्ट्रीम कैसा होगा आपका, वार्म करंट होगा। क्लियर है बात। अब सिमिलरली यहां पे ऊपर से एक करंट आएगा, ऊपर से अब करंट आ रहा है, खुद सोचो, जब मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपका ये पोलर रीजन है। कौन सा रीजन है, ये पोलर रीजन है। ठीक है, जब मैं पोलर रीजन की बात कर रहा हूं आपका, तो यहां पे आपको ग्रीनलैंड वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब यहीं से एक करंट आ रहा होगा, क्यों, यहां पे याद रखना करंट का जो नाम होगा या तो उस कोस्टल सिटी या फिर कोई वाटर बॉडी होगी उसके नाम पे पड़ेगा। तो अब यहां से ऊपर से करंट आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर एक कौन सा सी है यहां पे, उस सी का नाम है लैब्राडोर सी। तो वहां से ऊपर से करंट आ रहा होगा उस रीजन से, तो उसका नाम क्या होगा, दैट इज द लैब्राडोर करंट। क्या नाम होगा, लैब्राडोर करंट।
अब जब ये लेब्राडोर करंट आएगा, मैंने ये क्या कहा कि ये करंट कैसा है, ये करंट ऊपर से आ रहा है, तो ये करंट होगा क्या, ठंडा। ऑब्वियस ही बात है, जब ऊपर वाले रीजन से आएगा, मैंने अभी पहले बताया कि जो करंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जा रहा होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा, और जो ऊपर पोल से नीचे की तरफ को आ रहा होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। तो अगेन लेब्राडोर कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। अब जहां पे ये मिक्स होंगे, अब इस मिक्सिंग को शो करता हूं मैं यहां पे डिफरेंट कलर से, इसको मैं मिक्सिंग को यहां पे इस रीजन से मैं आपको शो कर देता हूं। जैसे ही ये करंट इस रीजन के अंदर, ये रहा वो रीजन जहां पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ध्यान से समझ लो। यहां पे इसको मैं लिख भी देता हूं, दिस इज दी वार्म, और ऊपर से जब ये आ रहा है तो मैं इसको लिख दिया कोल्ड। अब जैसे ही यहां पे वार्म और कोल्ड की मिक्सिंग हुई, यहां पे इस रीजन के अंदर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है इस रीजन के अंदर, ये पूरा जितने भी ये, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे ही इस रीजन के अंदर क्या होगी आपकी, सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। यहां पे जैसे ही इस रीजन के अंदर क्या हुई, मिक्सिंग हुई, किसकी, ये लिख दिया मैंने ग्रीन कलर से, दैट इज द मिक्सिंग। वार्म और कोल्ड करंट, मैंने क्या कहा, दैट इज द करंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर। ये चीज चल रही है, नीचे से ऊपर गया वार्म, ऊपर से आया ठंडा, अब इनकी क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। अब जैसे ही इनकी यहां पे मिक्सिंग होगी तो यहां पे क्या बनेंगे, यहां पे बनेंगे आपके फिशिंग बैंक्स बनेंगे, और वही फिशिंग बैंक्स आपके किस में हेल्प करेंगे, मरीन इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। तो आगे उसको हम इंपैक्ट और आगे भी देखेंगे। फिलहाल अभी यहां पे टॉपिक चल रहा है करंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर। तो यहां तक आपको चल गया पता, वार्म करंट कौन सा होगा, कोल्ड करंट कौन सा होगा। अब सिमिलरली अगेन एक और चीज याद रखना, अब यही करंट को मैं दोबारा से यहां पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां पे मिक्सिंग हो गई, अब सेम यही करंट ऊपर को जा रहा होगा, तो अब ऊपर चल के ये दो ब्रांचेस में यहां पे जाके, ये जैसे ऊपर से आया, ये करंट ऊपर से जा रहा, ऊपर से मिक्स भी हुआ, अब यहां चल के ये दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाएगा। अब जब ये दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट होगा तो ये जो ऊपर को जाएगा करंट, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, नॉर्वेजियन करंट बोल दूंगा, जो नॉर्वे की तरफ को निकल जाएगा। या इन शॉर्ट यहां पे एक और करंट जो होगा जिसको मैं बोल दूंगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले यही करंट जब आगे जा रहा होगा तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होगा आगे चल के दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट होगा, और वो होगा, एक चली जाएगी आपकी नॉर्वे वाली साइड को जिसका नाम हो जाएगा नॉर्वेजियन करंट। यहां तक कहानी क्लियर। और एक नीचे की तरफ को आ जाएगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, केनरी करंट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, केनरी करंट बोल दूंगा। बेसिकली केनरी स्पेन के पास आइलैंड्स हैं ये, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा केनरी करंट। इन करंट्स को याद रखने का बड़ा सिंप्लीफाइड मैंने बता दिया, या तो आपने उस कोस्टल रीजन को चेक कर लेना है, या उस आसपास की उस सिटी को या सी को, वाटर बॉडी को देख लेना है, वहीं से इन करंट के नाम आ जाएंगे। तो इसलिए अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको वार्म और कोल्ड को रट्टा मारना है, ना आपको इसका रट्टा मारना है कि कौन सा करंट ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, कौन सा गर्म कौन सा ठंडा। क्लियर है बात। और इसके साथ ये पूरी साइकिल जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, जब मैं केनरी करंट की बात कर रहा हूं, अब अगेन यहां पे एक और बात ध्यान देना कि जब ये करंट नीचे को आ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये करंट ठंडा हो जाएगा। तो दैट्स वाई केनरी करंट कैसा होगा आपका, कोल्ड करंट होगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ आ रही है बात। अगेन मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ऊपर गया गल्फ ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर गया गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, ठीक है, तो वहां पे गल्फ स्ट्रीम करंट अगेन नीचे से गया ऊपर वार्म, ऊपर से ठंडा करंट आया लैब्राडोर करंट, मिक्सिंग हुई, फिशिंग बैंक्स बनेंगे, मरीन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इसके बाद अभी तक ये करंट क्या होगा, वार्म ही होगा, तो आगे वही करंट चल रहा होगा जिसका नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक
ड्रिफ्ट। अब यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि वार्म करंट होगा वो दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट होगा, एक चला जाएगा नॉर्वे वाली साइड को और एक चला जाएगा आपका केनरी करंट जो कि नीचे की तरफ को आ जाएगा। अगेन जब ये नीचे की तरफ को आ रहा होगा तो ये करंट कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर है बात। और सबसे बड़ी चीज सिंपल रामबाण दे देता हूं, इक्वेटर से जो ऊपर को जाएगा वार्म, ऊपर से जो नीचे को आएगा वो कोल्ड। यहां तक कहानी क्लियर, ये आपको चल गया होगा पता, करंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर। अब आगे चलते हैं, दैट इज द करंट ड्रिवन बाय कोरोलिस फोर्स। जब मैं करंट ड्रिवन बाय कोरोलिस फोर्स की बात कर रहा हूं यहां पे, अगेन उसे डायग्राम पे आएंगे, 0 डिग्री नदरन हेमिस्फेयर, अगेन सदरन हेमिस्फेयर, अगेन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहां पे आपका साउथ अटलांटिक ओशन चल रहा होगा, ये दिस इज द साउथ अटलांटिक। क्लियर है। अब जब मैं बात कर रहा हूं कोरोलिस फोर्स की, तो कोरोलिस फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की रोटेशन की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब ये जो कोरोलिस फोर्स है यहां पे करंट्स को क्या करेगा, इसके डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दिस इज द डायरेक्शन, ये एयर इस तरह से करंट चल रहा था वहां पे। तो ये जो डायरेक्शन थी ये कैसी थी, ये डायरेक्शन थी दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है बात। अब जब मैं बात कर रहा हूं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी थी। तो यहां पे जो डायरेक्शन थी दिस इज द डायरेक्शन, तो यहां सॉरी दिस इज, ये मैंने उल्टा बना दिया यहां पे, तो इसकी डायरेक्शन को मैं यहां पे शो कर देता हूं दोबारा से। दिस इज द, ये जो एरो है यहां पे, ये मैंने एरो गलत बना दिए, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहेगी, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी यहां पे, ये रही आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रही आपकी क्लॉकवाइज जैसे बिल्कुल घड़ी चलती है, ये रही एंटी क्लॉकवाइज जो बिल्कुल घड़ी से उल्टा चलेगी। यहां तक कहानी क्लियर। यही फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो कोरोलिस फोर्स की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है डिफरेंट हेमिस्फेयर्स के अंदर। अब आगे चलते हैं। जब मैं बात करता हूं करंट ड्रिवन बाय सैलिनिटी एंड ग्रेविटी, बेसिकली अगर आप ध्यान से इस इमेज को देख रहे होंगे तो आपको जो रेड कलर है, रेड कलर आपको दिखा रहा होगा वार्म सरफेस फ्लो, और जबकि जो नीचे ब्लू वाला है कूल सब सरफेस फ्लो शो हो रहा होगा। अब जब मैं वार्म और कूल सब सरफेस शो को कर रहा हूं यहां पे, तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे गर्म भी चल रहा है, यहां पे ठंडा भी चल रहा है। साथ में मैं बात किसकी कर रहा हूं, सैलिनिटी की भी बात कर रहा हूं। सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ, कितना सॉल्ट उस वाटर बॉडी के अंदर डिसॉल्व है। अब एक चीज याद रखना, इसके साथ साथ एक ग्रेविटी का भी रोल यहां पे है। बेसिकली इस तरह के जब सर्कुलेशन होती है तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं दैट इज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, बेसिकली दो कीवर्ड्स हैं यहां पे, थर्मो प्लस हेलाइन। थर्मो का मतलब होगा आपका टेम्परेचर से, उसके साथ साथ आपका जो हेलाइन वर्ड होगा ये डिनोट कर रहा होगा किसको, सैलिनिटी को। इस तरह की सर्कुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। जब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात होगी यहां पे, तो एक प्रॉपर्टी जनरली देखी जाती है कि जैसे ही सैलिनिटी बढ़ती है किसकी, सी वाटर की, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सिंक करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो सिंक करना शुरू करेगा, ठीक है, तो जैसे ही उस सिंक करना शुरू करेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा वाटर आ जाएगा, दैट इज दी आपका कोल्ड वाटर। जनरली सिंपल सी बात, इस चीज को ऐसे समझो, कोल्ड वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जिस वजह से वो क्या करेगा, कोल्ड वाटर जो होगा वो सिंक करता है। बट यहां पे क्या होगा कि यहां पे जैसे ही सरफेस विंड्स चलेंगी तो उस वार्म वाटर को रिप्लेस कर देंगी, और वार्म वाटर ऑब्वियसली बात है, गर्म पानी क्या होगा, ऊपर होगा, ठंडा पानी नीचे होगा। अब क्या हुआ, इस चीज को ऐसे समझो, यहां पे ये रहा आपका वाटर, ठीक है, ऊपर गर्म, मैं इसको लिख दिया ऊपर हॉट नीचे कोल्ड। अब होगा क्या, जैसे ही
आपका विंड्स चलेंगी, सरफेस विंड्स चली और उन्होंने इस वार्म वाटर को रिप्लेस किया, तो यहां से क्या होगा, इसको जैसे ही ये पानी रिप्लेस हुआ तो नीचे से ये क्या होगा, ठंडा पानी ऊपर की तरफ को आना शुरू कर देगा। तो इसी पूरी तरह से ये सर्कुलेशन जो होगा इसी को हम क्या बोल देंगे, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोल देंगे। और बेसिकली जो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपवेलिंग बोल देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अपवेलिंग भी बोलते हैं। जब ये पूरा सर्कुलेशन चल रहा होगा जिसमें कि आपका कोल्ड सब सरफेस और वार्म सरफेस का फ्लो आपको इंटरचेंजेबल देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोल देंगे। अब इसी के साथ आपकी सेलिनिटी ड्रिवन होती है। अब कौन सा सी ज्यादा सेलाइन है, कौन सा कम है, वो आपको अगले टॉपिक है जो सेलिनिटी का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, इस वजह से जो चीज, अब ऑब्वियस सी बात है, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये चीज क्या हो रही होगी, ऊपर जा रही होगी और नीचे आ रही होगी। विंड तो इसमें रोल प्ले कर ही रही होंगी, बट ग्रेविटी क्या करेगी, जो चीज हैवी होगी उसको सिंक कर देगी और जो लेस डेंसर होगी उसको क्या कर देगी, अपलिफ्ट कर देगी। तो सिमिलर ये प्रोसेस चलता रहेगा, वार्म वाटर रिप्लेस होता रहेगा कोल्ड वाटर से और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसी को हम बोल देंगे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो यहां तक आपको चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। अगेन जब मैं अपवेलिंग की बात ही कर रहा था यहां पे, तो आप ये देखेंगे डीपर और कोल्डर न्यूट्रॉन रिच वाटर जो होगा बिल्कुल नीचे होगा, और जैसे ही ये सरफेस विंड्स इस वाटर को पुश करेंगी तो जिस वजह से वार्मर सरफेस वाटर जो होगा वो मूव्स ऑफशोर हो जाएगा और नीचे से ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ को आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, अपवेलिंग बोल देंगे। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आओ आगे चलते हैं। अगला है इन करंट्स को याद रखने के गोल्डन रूल्स। सबसे पहला रूल क्या है कि ओशन करंट्स में क्या बनेंगे, जायर्स बनेंगे। जायर्स का भी आपने सिंपल टर्मिनोलॉजी में याद रखना है कि वो जो एक सर्कुलर मोशन बनेगा, जो मैंने अभी वहां पे एक पूरा इस तरह से एक मैंने ये रिप्रेजेंट किया था, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, जायर बोल दूंगा या फिर सर्कुलर मोशन आपने याद रखना है। तो पहली चीज कि वहां पे ओशन करंट में क्या हो रहा होगा, जायर्स बन रहे होंगे, इट मीन सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। अब यहां पे जब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर यही मूवमेंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये लिखा भी है यहां पे कि दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंड व्हेन इट कम्स टू सदर्न हेमिस्फीयर द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने जो पढ़ा उसको हम समराइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, चेक द कोस्टल कंट्रीज ऑफ द प्लेसेस ऑफ ऑल द ओशंस ऑन द मैप। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वहां पे जो भी कोस्टल कंट्रीज या फिर साथ के साथ जो प्लेसेस हैं वहां पे वो आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि वहीं से उसका नाम ड्रिवन होगा। अगर करंट, मैंने कहा था कि अगर करंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस इफ करंट इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स देन इट इज वार्म करंट एंड फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर देन इट इज कोल्ड करंट। तो यहां तक आपको कहानी क्लियर समझ आ गई। अगेन सिंपल से 4 रूल्स याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका। सर्कुलर मोशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, उसके हेमिस्फीयर पे। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो वो कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। अगर वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ साथ क्या करना, उस कोस्टल एरिया के प्लेस को या फिर उस वाटर बॉडी को आपने चेक कर लेना है कि वो कहां पे है, उसके नाम से उसका नाम ड्रिवन हो जाएगा। अगेन कौन सा करंट गर्म होगा, कौन सा ठंडा होगा, ये किससे चलेगा पता, ये पता चलेगा कि अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ को पानी गया पोल्स की तरफ को तो गर्म, और ऊपर से जो नीचे को आया पोल से इक्वेटर की तरफ को आया तो वो कैसा होगा, ठंडा होगा। तो आई थिंक यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। तो आओ अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ या अगले स्लाइड की तरफ। अगला है अगेन, अब यहां पे आप वो सारे करंट्स देखेंगे, उन सब को हम पूरी तरह से उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं हम करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। जनरली हमने डिस्कस कर लिया, बट अब मैं पूरी तरह से यहां पे इसको डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये इक्वेटर है, ठीक है।
अब ये रहा नदर्न हेमिस्फेयर। अब उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते जाना। इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटर के पास यहां पे चल रहा है, समझ गए। अगेन कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही यहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से करंट गुजरा तो इसका नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम करंट। अब इसके साथ साथ ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, ये दिस इज दी लैब्राडोर करंट। ये ब्लू उसका एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्ड करंट। तो अगेन यहां पे क्या हो गई, मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग की वजह से क्या बना, फिशिंग बैंक बना। अगेन यही करंट आगे चल रहा होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से, जो कि दो जगहों पे बाइफरकेट हो गया। ये चला गया नॉर्वे वाली साइड को तो नॉर्वेजियन करंट, और जब नीचे को आ गया तो ये आ गया आपका केनरी करंट। बेसिकली स्पेन के पास ये आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, केनरी आइलैंड्स, तो वहां से इसका नाम हो गया केनरी करंट। अब ये तो था हमने किसमें पढ़ा, दैट इज इन नदर्न हेमिस्फेयर। बट जब मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो अब ये देख लो यहां पे, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये आ गया साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये ब्राजील कंट्री के पास से फ्लो कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्राजीलियन करंट। अब ये जो ब्राजीलियन करंट होगा अगेन इक्वेटर से आ रहा है नीचे की तरफ को, तो कैसा होगा, दैट इज दी हॉट या फिर वार्म करंट होगा। वो रेड से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। यहीं पे यहां पे जो दिख रहा होगा आपको एंटार्क्टिक सर्कमपोलर, इसी को मैंने बताया था, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से ये करंट चल रहा होगा। इसके साथ साथ जब यही करंट आगे चल रहा होगा तो नीचे साउथ अटलांटिक तो चलेगा ही चलेगा। अब यहां से ऊपर को जब जा रहा होगा ये करंट, अब ध्यान से देखो कि ये रहा आपका वही एंटार्क्टिका वाला रीजन। अब यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई होंगी। और अब यहां से ये करंट ऊपर को जाएगा तो इसका नाम यहां पे अंगोला कंट्री, अंगोला से याद रख लेना, उसके पास ही बेंगवेला जगह है, तो वहीं पे उसका नाम क्या पड़ गया, दैट इज बेंगवेला करंट पड़ गया। अंगोला से याद रखना बेंगवेला, अंगोला और बेंगवेला जनरली सिमिलर से लगेंगे बोलने में, तो बस यहां से याद रखना कि बेंगवेला और ये करंट नीचे से आ रहा है तो अगेन कैसा करंट होगा, कोल्ड करंट होगा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। इवन यहां पे याद रखना एक करंट और आ रहा होता है जिसमें दिया नहीं है, इसका नाम है फॉकलैंड करंट। बेसिकली यहां पे एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये, इसका नाम है फॉकलैंड करंट। अब जब ये करंट नीचे से आ रहा है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब ये फॉकलैंड करंट कैसा होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि फॉकलैंड करंट जब नीचे से आ रहा होगा तो ये करंट कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा। क्लियर है बात इतनी। अब इसके साथ ये वाला जो सर्कुलर मोशन है ये भी कंप्लीट होता है, तो इसके साथ आपके करंट्स जो है अटलांटिक ओशन के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन पे। सेम कहानी, सेम रूल, कोई चेंज नहीं होगा, बस बदलेगा तो क्या, सिर्फ नाम बदलेगा, बाकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अब आ जाओ फिर से, ये रहा इक्वेटोरियल रीजन, यहां पे ये रहा आपका 0 डिग्री वाला रीजन। अब इसी को फिर से बाइफरकेट कर लो, ये रहा आपका नदर्न हेमिस्फेयर और ये रहा आपका सदर्न हेमिस्फेयर। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पे, तो दोबारा से देख लो, यहां पे चल पड़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब यहां पे दो नाम याद रखने हैं आपने, इसको नाम याद रखने का मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा। अब यहां पे एक जगह है कुरोशियो, बेसिकली यहां पे करंट चल रहा होगा जिसका नाम है कुरोशियो। अब यहां पे ये जगह होगी आपकी जापान के पास, ये है आपका जापान। जापान को आपने याद रखने का ट्रिक याद रखना ओके, और इसको लिखना भी ऐसे ही, ओके को लिखना भी ऐसे ही, इसको ऐसे मत लिख देना, ये ऐसे मत लिखना इसको, क्योंकि ये ट्रिक है ओके। अब जब मैं ओके की बात कर रहा हूं तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, मतलब ऊपर की तरफ कौन सा, ओ फॉर ओयाशियो। और जब मैं के की बात कर रहा हूं तो ये होगा कुरोशियो। क्लियर है बात, ओयाशियो और कुरोशियो नाम से पता चल रहा है, जैसे शियो टाइप के नाम, इस टाइप के नाम आपको जापान के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जब मैं ओयोशियो और कुरोशियो की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ऊपर क्या है ओयोशियो, नीचे क्या, ऊपर ओ नीचे के, तो के वाला क्या हो गया कुरोशियो। तो यहां पे ये दो करंट्स याद रखने आपने, ओयोशियो और कुरोशियो। अब जैसे ही खुद सोचो, जब मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये क्लॉकवाइज है, तो कुरोशियो नीचे है और के नीचे है, ओ ऊपर है, तो नीचे वाला जो करंट होगा कुरोशियो कैसा होगा, कुरोशियो होगा वार्म। तो ये रहा आपका रेड कलर से रिप्रेजेंट भी किया गया है वार्म।
अब ओयोशियो ऊपर से आ रहा होगा तो वो कैसा होगा, दैट इज द कोल्ड करंट। जो चीज ऊपर से आ रही थी, मैंने बताया था पोल्स के पास से आ रही थी, दैट इज द कोल्ड करंट। हो गया ओयोशियो और कुरोशियो बन गया ओके। और जैसे ही दोबारा से गर्म और ठंडे करंट होंगे तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ क्या बनेगा कमेंट। तो इसका ये क्या बनेंगे, यहां पे जब भी गर्म और याद रखना जहां पे भी गर्म और ठंडा करंट मिलेगा वहां पे हमेशा क्या बनेगा, वहां पे बनेंगे फिशिंग बैंक्स बनेंगे। अब अगेन यहीं पे यही नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से चल रहा होगा, ठीक है। आगे चल के ये दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर बाइफरकेट कर जाएगा। अगेन यहां तक आते आते जब ये ऊपर की तरफ को जाएगा तो ये आपका अलास्का वाला रीजन है, तो ये रहा आपका अलास्का। तो अलास्का के पास ये करंट चल रहा होगा तो ऊपर की तरफ को जा रहा होगा ठंडा। अगेन यहां पे आके कैलिफोर्निया करंट, जो कि अगेन ये ठंडा होगा। कारण क्या होगा कि यहां तक आते आते इसकी ध्यान तक देख रहे होंगे आप, यहां से लेके यहां तक इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वार्म थी। बट धीरे धीरे जैसे ही ये करंट आगे बढ़ता जाएगा ये अपनी वार्म प्रॉपर्टीज को लूज करता जाएगा और इस पॉइंट के बाद आके आके ये जब दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट होगा तो ये एक अपनी इस वार्म प्रॉपर्टी को छोड़ेगा और कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, कोल्ड प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। और अगेन जब ये आएगा ऊपर से तो क्या होगा, कैलिफोर्निया के पास से आएगा, ये कैलिफोर्निया वाला यूएसए का रीजन है, तो ये करंट कैसा होगा, दैट इज द कोल्ड करंट। यहां तक कहानी क्लियर, ये वाला जायर कंप्लीट। अब ये रही, ये डायरेक्शन कैसी थी, ये डायरेक्शन थी ऐसी, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सीएल के मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आ जाओ निचले वाले रीजन के अंदर। जब मैं निचले वाले रीजन के अंदर बात कर रहा हूं सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, अब यहां पे ध्यान से देखो ये डायरेक्शन क्या है, ये सारी ऐसे को हैं। तो ऐसे का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक कहानी क्लियर है। अब घुमाओ इसी को सर्कुलर मोशन में, ये आ गया आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और ऐसे ही घूमता हुआ जाएगा जब नीचे नीचे तो वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये देख लो यहां पे आ गया वो पूरा नाम, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो चल ही रही होगी, ठीक है। अगेन जैसे आगे बढ़ता जाएगा अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करेगा और जैसे ही पेरू के कोस्ट पे पहुंचेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरू करंट हो जाएगा। और ये कैसा करंट हो जाएगा, अगेन कोल्ड करंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से मैंने कहा जो नीचे से ऊपर को जा रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, दैट इज दी पेरू करंट। अगेन यहाँ पे अंटार्कटिका का इस पे अंटार्कटिका वाला सर्कमपोलर वाले रीजन, जैसे ही अंटार्कटिका वाले रीजन से क्रॉस करेगा यहाँ पे ये, तो इसका इंपैक्ट उस पर देखने को मिलेगा और ये अब कैसा करंट बन जाएगा, दैट इज दी कोल्ड करंट। और इसी याद रखना, इसी पेरू करंट को जिस बंदे ने, जिस ज्योग्राफर ने डिस्कवर किया था उनका नाम था हम्बोल्ट। तो उनके नाम भी इस करंट का दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट करंट भी इसको बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब आओ आगे चलते हैं, इसके साथ हमने करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन भी कवर कर लिए। अब ये रहा इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के अंदर एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा जब मैं इंडियन ओशन की बात करता हूं तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है या किस चीज से ड्रिवन है, इंडिया का क्लाइमेट आपको जनरली ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। जब ये मॉनसून एंटर करता है इंडिया में तो ऑलमोस्ट ये मान लो समर सीजन चल रहा होता है तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। जब वो छोड़ रहा होता है, जैसे अब आज का टाइम है तो इसको रिट्रीटिंग मॉनसून बोलेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज दी साउथ की जगह नॉर्थ, वेस्ट की जगह ईस्ट, तो बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बन जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ रही होगी। अब यहां पे एक चीज बिल्कुल ध्यान से याद रखना, इंडियन ओशन के अंदर एज सच कोई स्पेसिफिक करंट देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ करंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बट ये करंट्स उतने स्ट्रॉन्ग करंट्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से मैं ये बोल दूं कि बहुत बड़ा क्लाइमेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टिल इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि इनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, कि बिल्कुल इफेक्ट हम इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, नहीं होगा। बट इन करंट्स की जो डायरेक्शन होगी, खास करके जब आप इस रीजन के अंदर देखेंगे तो ये करंट्स की डायरेक्शन आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। खैर नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर तो आपको बिल्कुल चेंज होती हुई मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे इंडिया का इम्पैक्ट, जो खास करके इंडिया वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर से आपको ऊपर वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, उसके अंदर तो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू सदर्न आपका इंडियन ओशन, तो वहां पे ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को याद रखना कि यहां पे
मॉनसून का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहां पे रिवर्सल देखने को मिलेगा कुछ रीजन्स के अंदर आपके करंट के, स्पेशली इन दी नदरन रीजन इंडिया के। नदरन रीजन इंडिया का मतलब, सॉरी, यहां पे मैं बोलूंगा इक्वेटर से ऊपर जो नदरन रीजन स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका मालदीव, लक्षद्वीप वगैरह वाला जो रीजन है आपका, या आपका अंडमान निकोबार वाला रीजन है, तो वहां पे आपको करंट्स की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी। समर में कुछ और विंटर्स में कुछ और जनरली जो मॉनसून के डायरेक्शन होगी सिमिलरली उससे ही ड्रिवन होंगी चीजें। तो याद रखना, इंडियन ओशन के अंदर एज सच करंट्स अपने आप में कोई मेजर रोल प्ले नहीं करेंगे, बट ये मॉनसून के साथ मिलके एक मेजर रोल प्ले करेंगे। क्लियरिटी यहां तक मिल गई होगी, तो आओ चलते हैं, अब देखते हैं। यहां पे ये पैटर्न है आपको समर्स में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? तो जब मैं समर्स की बात कर रहा हूं यहां पे, आपको ध्यान से देखना, तो यहां पे आपको ये डायरेक्शंस देखने को मिल रही होंगी, ये क्लॉकवाइज पूरी तरह से डायरेक्शंस ये आपको देखने को मिल रही होंगी यहाँ पे। दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट या साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट का पूरी तरह से अगेन ये वही क्लॉकवाइज, इन शॉर्ट ये ऐसे को घूम रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैंने ये कहा ये रहा आपका इक्वेटर वाला रीजन जो था। अब इसके ऊपर आप चले जाओ पूरी तरह से, जब मैं इसको पूरी तरह से आप ऊपर चले जाओगे तो यहां पे अब आ जाओ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मूवमेंट कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। तो हम जनरली इस वाले रीजन के जो करंट्स हैं एज सच उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे एरो आप ध्यान से देख लो, इनके डायरेक्शन आपको चेंज होती हुई मिलेगी, जबकि रेस्ट रिमेनिंग जो होंगे आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। अब जब सदर्न उसके अंदर आओगे तो ये कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक कहानी क्लियर? अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सेम वही कहानी को अप्लाई करेंगे, वही सेम रूल्स, कोई चीज नहीं होगी। साउथ इक्वेटोरियल करंट, अगेन ये रहा आपका मोजाम्बिक, तो इसको नाम पड़ जाएगा मोजाम्बिक। यहां पे ये अगुलाज, इस जब यहां से पास कर रहा होगा साउथ अफ्रीका के पास से, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा दैट इज अगुलाज करंट हो जाएगा। अब अगेन खुद सोचो, जब ये ऊपर से चल के आ रहे हैं तो कैसे होंगे ये करंट, अगुलाज या मोजाम्बिक करंट, बेसिकली यही साउथ इक्वेटोरियल करंट। ध्यान से अगर देखो तो दो डिफरेंट ब्रांचेस में बाइफरकेट हुआ है। जब दो डिफरेंट ब्रांचेस में हुआ तो ये बीच इधर क्या रह गया आपका, बीच में आया मोजाम्बिक, तो इधर को पड़ गया मोजाम्बिक, आगे को आ गया आपका अगुलाज, तो इसका नाम पड़ गया अगुलाज करंट पड़ गया, और मोजाम्बिक करंट अगेन ऊपर से ही आ रहा था तो कैसा होगा, वार्म करंट होगा। तो सिमिलर कहानी होगी, नीचे वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही होगी, और यहां पे अगेन यहां पे जब ये वेस्ट कोस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दैट इज द वेस्ट 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 ऑस्ट्रेलियन करंट बोल देंगे इसको। अगेन ये इसके वेस्ट कोस्ट पे चल रहा होगा, दिस इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये करंट कैसा होगा, अब ये करंट होगा आपका ठंडा करंट। क्लियर है बात? अगेन नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपका सारा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का, जो ऑटोमेटिकली कोल्ड रीजन है। ठीक है, कोल्ड रीजन से आ रही है तो ये कोल्ड प्रॉपर्टीज को अक्वायर करेंगे यहाँ पे, और जो खास करके आपका ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे आपको ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कहानी क्लियर है? तो आओ चलते हैं अब आगे। अब ध्यान से देखना, ये जो था वो था समर्स का पैटर्न, ये देख लो बिल्कुल, ये एरोस ऐसे को थे कहां पे, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। बट अगेन जब विंटर्स का कॉन्सेप्ट आया तो ये एरोस चेंज हो गए। क्लियर है बात? अब आ गया यहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट, आ गया नॉर्थ ईस्ट, क्यों? क्योंकि ये मॉनसून से ड्रिवन है। बाकी कहानी तो सेम ही होगी सदर्न के अंदर, तो ये चीज मैं आपको उस टाइम पे बता रहा था। क्लियर है बात? आओ अब चलते हैं आगे। अब है इसका इंपैक्ट ऑफ ओशन करंट्स। पहला सबसे बड़ा फैक्ट इसका इंपैक्ट, दैट इज दी हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा आपको, इसके साथ मैंने डिस्कस किया और बताया आपको क्या कर रहे हैं ये करंट्स, ये आपके वार्म वाटर को कहां पे लेके जा रहे हैं, पोल्स पे ला रहे हैं, और पोल्स के वार्म वाटर को आपके कहां पे लेके आ रहे हैं, इक्वेटर, सॉरी पोल्स के जो कोल्ड वाटर है उसको इक्वेटर की तरफ को ला रहे हैं, और इक्वेटर के वाटर को पोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ ये रेनफॉल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैं रेनफॉल की बात कर रहा हूं यहां पे, आप खुद सोचो, जब ये करंट्स ईस्टर्न साइड पे चल रहे हैं, अब मैं ध्यान से देखना, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज को,
पूरी मैप अगली स्लाइड के अंदर आपको मैं मैप पे भी इस चीज का एक एक डिस्कशन करूंगा। वैसे चलो चलते हैं मैप पे, मैं आपको ज्यादा बेटर वे में समझाता हूं। पहला पॉइंट है हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। अब हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहीं से ऊपर से आ रहा था ना आपका वो लैब्राडोर करंट, और नीचे से ये जा रहा था आपका गल्फ स्ट्रीम करंट। अब अगेन क्या हो रहा था यहाँ पे, ये यहां से नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी नीचे, तो मतलब क्या हो रहा था, ये हीट जो थी आपकी गर्म और ठंडे पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो पहला इंपैक्ट आपको चल गया पता कि हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रेनफॉल। जब मैं रेनफॉल की बात कर रहा हूं यहां पे, अब ध्यान से देखना, रेनफॉल के अंदर ये जितना भी रीजन है, खुद सोचो यहीं पे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये कैसा करंट था, वार्म करंट था, ठीक है। साइमल्टेनियसली इस रीजन के अंदर क्या चल रही थी आपकी, इस रीजन के अंदर आपकी ट्रेड विंड्स भी चल रही थी। एक तो था वार्म करंट, साथ में था आपकी क्या, ट्रेड विंड्स। तो इस वजह से क्या हो गया, जब वार्म करंट और ट्रेड विंड्स हुई तो यहां पे आपको क्या मिलेगी, आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगी, जिस वजह से क्या होगा, इस रीजन के अंदर आपको, इस ईस्टर्न रीजन के अंदर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है यहां पे विंड्स भी क्या हैं, ये रही आपके विंड्स यहां पे ऑनशोर होंगी, साइमल्टेनियसली आपको इवेपोरेशन भी मिल जाएगी। इवेपोरेशन किसकी वजह से हो रही होगी, वार्म करंट वहां पे होगा, तो सारी कंडीशंस फेवरेबल बन जाएंगी रेनफॉल के लिए, और जिस वजह से यहां पे आपके ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। बट यहां पे आपको एक और सबसे बड़ी चीज बताता हूं, इन्हीं करंट की वजह से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको रेनफॉल का। रेनफॉल के साथ साथ एक और चीज है, यहां तक तो कहानी ठीक है कि यहां पे ये चीज हो रही है कि यहां पे ईस्टर्न कोस्ट में आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगा, बट जैसे जैसे ये आपकी ट्रेड विंड्स आगे बढ़ती जाएंगी तो ये क्या होगा, मॉइस्चर लूज करती जाएंगी, और जब मॉइस्चर लूज करती जाएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे रेनफॉल की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जैसे ही रेनफॉल की इंटेंसिटी कम होगी तो आगे तक आते आते उनमें मॉइस्चर बचेगा नहीं उन विंड्स में, तो वो क्या होगा, पूरी तरह से मॉइस्चर डेफिशिट हो जाएंगी, जिस वजह से वो आने वाले रीजन्स के अंदर धीरे धीरे कम होती जाएगी बारिश, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब बिल्कुल बारिश ही नहीं होगी। अब सपोज करो वो ये विंड्स इस वाले रीजन के अंदर पहुंच गई, कहां पहुंच गई, इस वाले रीजन के अंदर पहुंच गई। अब ध्यान से देखना ये रीजन कौन सा है, जब मैं ये वैसे आपका यूएसए कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर ये रीजन है यूएसए का। अब ध्यान से देखना यहां पे हमने कौन सा करंट पढ़ा था, यहां पे हमने पढ़ा था कैलिफोर्निया करंट पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, कैलिफोर्निया करंट पढ़ा था। अब कैलिफोर्निया करंट कैसा था, कैलिफोर्निया करंट था कोल्ड करंट। अब खुद सोचो जो चीज ठंडी होगी क्या वो इवेपोरेशन कर पाएगी, वो तो इवेपोरेशन सपोर्ट ही नहीं करेगी। और जब वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगी नहीं और ये विंड्स में मॉइस्चर होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली कैसी कंडीशंस बन जाएंगी, ये कंडीशंस बन जाएंगी ड्राई, और जिस वजह से इसी ड्राई कंडीशन की वजह से क्या बनेंगे, यहां पे डेजर्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो याद रखना ओशन करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। तो इस चीज को आप लिख भी सकते हैं। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब इसके साथ में विंड्स को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो ये अपने आप में एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन बन जाएगी किसकी, कि डेजर्ट्स की फॉर्मेशन क्यों होती है। क्लियर है बात, तो याद रखना ओशन करंट्स आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट्स। और एक और खास बात याद रखना, एक रामबाण बता देता हूं, वैसे ही वर्ल्ड के जितने भी वेस्ट कोस्ट हैं, याद रखना वर्ल्ड के जितने भी वेस्ट कोस्ट हैं सब पे ट्राई कर लेना, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ठंडा करंट ही देखने को मिलेगा। इसीलिए डेजर्ट्स जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑल डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो याद रखना जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न मार्जिन्स पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहां से आपको रेनफॉल का पता चल गया होगा। रेनफॉल की कहानी अब देख लो, चाहे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यूएसए के अंदर मोहावे और कनाडा आपका यूएसए प्लस कनाडा के अंदर आपको
मोहावे प्लस सोनारोन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, पूरी तरह से कुछ बॉर्डर्स होगा कनाडा का और नीचे को मैक्सिको आ जाएगा। तो दिस इज दी मोहावे सोनारोन डेजर्ट। इधर को कौन सा चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, पेरू या हम्बोल्ट करंट, कोल्ड। तो यहीं पे आपको देखने को कौन सा मिलेगा, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, दैट इज दी एटाकामा डेजर्ट। इसके साथ साथ ये आ जाओ अब इधर को, ये रहा आपका कौन सा रीजन, यहां पे कोल्ड करंट कौन सा था, केनरी, ठीक है। अगेन कौन सा रीजन, कौन सा डेजर्ट, दैट इज दी सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, दैट इज दी सहारा डेजर्ट। अब आ जाओ इधर, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे, तो आपका जितना भी सारा रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आपका सारा कैसा देखने को मिलेगा, अगेन कैसा करंट था यहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, अगेन कोल्ड करंट। तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे, आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, विक्टोरिया, गोबी, ठीक है, या स्टोनी रॉकी डेजर्ट्स आपको ये सब देखने को मिलेंगे। सॉरी गोबी तो नहीं, बट स्टोनी डेजर्ट आपको या विक्टोरिया डेजर्ट आपको सारा देखने को मिल जाएंगे। ये सारे डेजर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्लियर हो गया कि वर्ल्ड के सारे जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके सब वेस्टर्न मार्जिन पे आपको देखने को मिलेंगे। या इवन इंडिया का अगर आप वेस्टर्न मार्जिन को चेक करोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, थार डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट उनके वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका एक प्राइमरली फैक्टर, वन ऑफ द मेजर प्राइमरली फैक्टर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड करंट। और याद रखना, रामबाण दे दिया, वर्ल्ड के जितने भी वेस्टर्न मार्जिन होंगे वहां पे जो करंट होगा कौन सा होगा, कोल्ड करंट। क्लियर है बात। अब अगला फैक्टर पे आते हैं हम, दैट इज नेविगेशन। नेविगेशन में ये करंट्स कैसे हेल्पफुल हैं, आओ अब यहां पे देखते हैं। आप सबको पता है ये वाला जो रीजन है अप्रोक्सीमेटली 60-70 डिग्री नॉर्थ वाला जो रीजन है, लैटिट्यूड वाला रीजन है, ये रहा आपका 60 to 70 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन। और सारा ये रीजन जैसे कि आपका इधर को आर्कटिक रीजन है ये सारा, ठीक है, और ये यूरोप का पार्ट है, रशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्नो देखने को मिलेगी। ये रीजन क्या होगा, स्नो बाउंड रीजन होगा, जिस वजह से यहाँ पे आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे, जिस वजह से क्या होगा, दिक्कत होगी आपको शिप्स यहाँ पे मूव करवाने में। इट मींस, तो बट हमने क्या कहा कि यहाँ पे नेविगेशन होगी। वो कैसे होगी, अगर आपको याद होगा यहां से करंट गया था ऊपर को, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से आगे जब दो हिस्सों में बाइफरकेट हुआ था, नीचे का तो आगे था केनरी करंट के नाम से, बट ऊपर को गया था वो नॉर्वेजियन करंट के नाम से। तो अब याद रखना, ये नॉर्वेजियन जो करंट है ये क्या कर रहा है, कैसा करंट है ये नॉर्वेजियन करंट वार्म करंट था। अब ये वार्म करंट ही आगे जब जाएगा तो अपने साथ वार्म प्रॉपर्टीज को लेके जाएगा। और यहां पे एक रशिया का ऑल वेदर पोर्ट है जिसका नाम है मरमंस्क। मरमंस्क पोर्ट है, ठीक है, जो कि रशिया का ऑल वेदर पोर्ट है। तो अब याद रखना, जब ये ऑल वेदर पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस ये सारा साल ऑपरेशनल है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्वेजियन करंट। अब ये जो नॉर्वेजियन करंट है इसने क्या किया, यहां की आइस को क्या कर रहा है, ये मेल्ट कर रहा है, वार्म प्रॉपर्टीज लेके जा रहा है। तो जिस वजह से यहां पे शिप्स जो हैं इजीली नेविगेट कर पाते हैं। तो अब चल गया पता कि नेविगेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। याद रखना, रशिया का ऑल वेदर पोर्ट दैट इज दी मरमंस्क, और इसका कारण दैट इज दी नॉर्वेजियन करंट। क्लियर है बात। अब इसके साथ आ जाओ फिशिंग पे। जब मैं फिशिंग की बात करता हूं, ये क्वेश्चन भी आया था अगेन जब हमने रीजन की बात की, फिशिंग के अलावा क्लाइमेटिक रीजन्स की बात की, तो वो सारे क्वेश्चन अब हम एड्रेस कर पा रहे हैं इसी ओशन करंट्स के अंदर। तो अब आओ फिशिंग रीजन्स को भी देखते हैं। मैंने एक चीज कही थी कि जब भी कोल्ड और हॉट करंट आपस में, मतलब ये वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगे जब आपस में, तो क्या होगा, तो वहां पे बनेंगे फिशिंग बैंक्स। अब किसी भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं यहां पे। अब आ जाओ इस चीज पे, ये रही आप, मैं इसको पूरे को यहां पे इस रीजन के अंदर, या सॉरी रहने दो, इसको यहीं पे आ जाओ, वो सेम प्रॉपर्टीज यहां पे भी अप्लाई हो जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे जापान वाले रीजन के अंदर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से देखना, मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे, दिस इज द जापान। अब यहाँ पे ओवर के मैंने बताया था, ओ ऊपर से आया था, तो इसका नाम क्या था, ओयाशियो। ओयाशियो कैसे था, कोल्ड, ये था कुरोशियो। जब मैं ओयाशियो और कुरोशियो की बात करता हूं तो ये रहा कोल्ड और ये रहा वार्म। अब
एक चीज याद रखना, मैंने कही कि जब भी क्या होगा, वार्म और कोल्ड करंट मिलेंगे। अब ये रहा यहां से वार्म, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं दूसरे कलर से, कोल्ड को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब ये रहा यहां पे, अब इसकी मिक्सिंग को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं। अब जब ये मिक्सिंग हुई यहां पे, ये रीजन रहा बना अब मिक्सिंग वाला, ठीक है। इस रीजन के अंदर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो गई, यहां पे ये लिख दिया मैंने मिक्सिंग। व्हेन वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, देन दे विल फॉर्म, क्या करेंगे वो, दे विल फॉर्म मेज एंड मिस्ट लाइक कंडीशंस। मतलब क्या होगा, हेज एंड मिस्ट कंडीशंस बनेगी, धुंध बनेगी। ऑब्वियस ही बात है, जब गर्म और ठंडी चीज आपस में मिलेगी तो क्या बनेगी, वो मिस्ट वाली कंडीशंस बनेंगी। उसके साथ साथ यहां पे एक पानी के अंदर एक एल्गी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की यहां पे क्या हो जाएगी, अबंडेंट ग्रोथ हो जाएगी। और फाइटोप्लैंक्टन जो है एक इंपॉर्टेंट फूड है फॉर मरीन एनिमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स, जिस वजह से यहां पे आपको मैक्सिमम फिशेस देखने को मिलेंगी, या इन शॉर्ट में बोलूंगा यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे इस रीजन के अंदर, दैट इज दी फिशिंग बैंक्स देखने को मिलेंगे। अब चल रहा है पता कि ये फिशिंग या आपकी मरीन इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं करंट्स। जब भी गर्म या ठंडा करंट आपस में मिलेगा तो क्या बनेगी, मिस्ट बनेगी। उस मिस्ट की वजह से फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को, और वो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएंगी, फिशेस खाएंगी, जिस वजह से वहां पे अबंडेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, किसकी, फिशेस की। और जिस वजह से वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री जो होगी आपकी, या मरीन इकोनॉमी जो होगी आपकी, वो बूम करेगी। क्लियर है बात। तो आपको चल भी गया होगा पता, जापान के अंदर एज सच वहां पे कोई लैंड मास उतना नहीं है कि वहां पे आप खेती कर सको उस मास लेवल पे। तो वहां की जो इकोनॉमी चलती है वो सारी फिशिंग इंडस्ट्री के बेस पे ही चलती है। सिमिलर कहानी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ये कैसा करंट था, लेब्राडोर आया था ऊपर से, ये कोल्ड था, नीचे से गल्फ गया था, ये वार्म ही था, मिक्सिंग हुई। तो यहां पे एक जगह है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन के अंदर। तो यहां पे भी सिमिलर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, किसकी, फिशिंग की। और यहां पे आपको फिशिंग इंडस्ट्री जो होगी आपकी ग्रो करेगी। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यहां तक पूरी तरह से चीजें हमने समझ ली। ये पूरी तरह से हमने ओशन, उसके कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसका इंपैक्ट है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन के जो हमारे मेजर करंट्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ साथ जो आपके PYQ में क्वेश्चन नंबर 1 था या क्वेश्चन नंबर 6 था, और या आप उसके साथ साथ अब वाटर मॉसेस के कॉन्सेप्ट को भी करेंगे। तो उसके साथ आपका जो एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो भी एड्रेस हो जाएगा वाटर मॉसेस का। तो उसके साथ साथ आपका ये पूरा एक ऑटोमेटिकली होलिस्टिकली हमने कवर कर लिया ये टॉपिक को, ओशन करंट्स को। तो आओ चलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला वही टॉपिक है, वाटर मासेस की बात करते हैं। ओशन करंट और वाटर मासेस में बिल्कुल एक बहुत छोटा सा फर्क है, याद रखना। ये फर्क कुछ नहीं है, एक बड़ा जो वाटर मासेस है, नाम से याद रखो, मतलब क्या, मास ऑफ वाटर, मतलब काफी बड़ा पानी का कोई एक रीजन होगा जिसको हमने क्या बोल दिया, वाटर मासेस। जब मैंने बात की थी ओशन करंट्स की, तो ओशन करंट्स को मैंने डिफाइन क्या किया था, उनकी एक डेफिनेट मूवमेंट की वजह से। क्लियर है बात, क्या थी, उनकी एक डेफिनेट मूवमेंट थी जिस वजह से उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, चाहे सैलिनिटी थी, चाहे उसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट पड़ रहा था, चाहे उसका मरीन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा था, वो सब चीजें थी। बट जब मैं वाटर मासेस की बात करूंगा तो वाटर मासेस क्या होंगे, सिमिलर कहानी होगी, बट दीज आर लोकलाइज्ड इन द इफेक्ट। मतलब ये जो पानी का ये जो मास होगा, या मैं बोलूंगा ये वाटर का वो हिस्सा होगा जो पूरी तरह से लोकलाइज्ड होगा, मतलब वो ज्यादा कहीं आगे मूव नहीं करेगा। जबकि आप देखोगे ओशन करंट्स पूरी अर्थ पे सर्कुलेट हो रहे हैं, बट ये जो वाटर मासेस होंगे ये वहीं पे लोकलाइज्ड होंगे और इनकी अपनी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे वो सैलिनिटी ले लो, चाहे वो टेम्परेचर ले लो, या फिर उनकी डेंसिटी की मैं बात करूंगा, तो उनकी अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होंगी इन सब को लेके। दैट्स वाई यही ओशन करंट्स को और वाटर मासेस को डिस्टिंक्ट कर देती हैं दो डिफरेंट फॉर्म्स में। आओ देख भी लेते हैं वाटर मासेस होते क्या हैं। वाटर मासेस रेफर टू डिस्टिंक्ट बॉडीज ऑफ वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। तो सेम वही चीज है। वाटर मासेस लाइक नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर फाउंड इन नॉर्वेजियन सी, जो हमने नॉर्वेजियन को करंट पढ़ा था हमने, तो वही नॉर्वेजियन सी के अंदर एक आपको
नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर देखने को मिलेगा। डिफर फ्रॉम द ओशन करंट्स, जो बिल्कुल उस करंट से डिफरेंट होगा, एज दे रिप्रेजेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर विद कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज रेदर देन कंटिन्यूअस फ्लोइंग स्ट्रीम्स। वही बात की थी हमने कि जो ओशन करंट थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू फ्लो कर रहे थे, बट यहाँ पे जो वाटर मासेस होंगे वो वैसी तरह से कंटिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो एक डिस्टिंक्ट एरिया के अंदर ही होंगे या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको नॉर्थ अटलांटिक डीप वाला रीजन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, नॉर्वेजियन सी के आसपास। अब आओ यही देख लो, ये रहा वो आपका, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जबकि ऊपर आपके यहाँ पे सरकमपोलर करंट या अंटार्कटिक करंट या ईस्ट ड्रिफ्ट वगैरह वो सब चल रहे होंगे, बट ये रहा आपका मिड ओशनिक रिज और ये रही आपकी वो नॉर्थ अटलांटिक डीप वाला रीजन। इट मींस इस रीजन के अंदर अपनी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होंगी इस वाटर की, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, वाटर मास बोल दिया। तो आई थिंक यहाँ पे आपको चल गया होगा पता कि वाटर मास क्या चीज है। आओ अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है लेटिट्यूड। जब मैं लेटिट्यूड की बात कर रहा हूं, खुद सोचो, इक्वेटर के पास गर्मी पड़ रही है तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा। ठीक धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे और जब हम पोल्स तक पहुंचेंगे तो वही लेटिट्यूड की वजह से क्या हो रहा होगा, आपका टेम्परेचर जो होगा डिप कर जाएगा। और एक चीज याद रखना, खास करके जब मैं ओशन वाटर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक चीज को लिख लेना, दैट इज द डिप ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लेटिट्यूड। हर लेटिट्यूड पे 0.5 डिग्री सेल्सियस का आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। किसमें, ओशन वाटर के अंदर। यही आपका हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो आप खुद सोचो। अब मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन से हिस्से में, कौन से हेमिस्फेयर के अंदर जमीन ज्यादा देखने को मिलेगी और कौन से में कम। बट आओ मैं आपको यहाँ पे वैसे भी इमेजेस के थ्रू भी बता देता हूँ। अगर ध्यान से आप देखोगे इस पूरे रीजन के अंदर, अगर आप खुद देखो, या मैं उस मैप पे आता हूँ बेसिकली, इस वाले मैप पे जब हम देखेंगे यहाँ पे, ये वाला मैप देखो, खुद देखो, ये सारा वो समराइज्ड फॉर्म ही है उसकी। अब खुद सोचो, इसको ध्यान से देखो, ये रीजन है इक्वेटर वाला रीजन। तो अब इससे ऊपर वाले रीजन के अंदर आप खुद देखो कि जमीन कहां पे है, ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नदरन हेमिस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगी, जमीन ज्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से जमीन की प्रॉपर्टी और जल्दी गर्म भी होती है, तो इस वजह से आपको नदरन हेमिस्फेयर के अंदर आपको ज्यादा वार्म वाटर देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में सी ज्यादा है, तो यहां पे इस वजह से यहां पे कोल्ड प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात? तो आई थिंक यहां तक आपको चीज क्लियर हो रही होगी। आओ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी, दैट इज दी अगेन प्रिवेलिंग विंड्स। जब मैंने प्रिवेलिंग विंड्स की बात की थी यहाँ पे, तो प्रिवेलिंग विंड्स में यहीं पे सेम वही कॉन्सेप्ट, ऑनशोर और ऑफशोर वाली विंड्स का सेम वही सरफेस, जो सरफेस विंड्स है वो क्या कर रही है यहाँ पे, यही जब विंड्स क्या थी, ऑनशोर थी, ये इधर से आ रही थी, सरफेस विंड्स आ रही थी, तो वाटर को क्या कर रही थी, ये रिप्लेस कर रही थी। ठीक है, जो मैंने अपवेलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, वहां पे सरफेस विंड्स चल रही थी, जिस वजह से वार्म वाटर को क्या कर रही थी, वो डिस्प्लेस कर रही थी और नीचे से कोल्ड वाटर आ रहा था। तो सिमिलर कहानी है यहां पे प्रिवेलिंग विंड्स की, जिस वजह से वो टेम्परेचर जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो आई थिंक यहां तक कहानी प्रिवेलिंग विंड्स की भी समझ आ रही होगी, और ओशन करंट्स को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इस वजह से आपको चली गया होगा पता कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आओ जो मेन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज दी वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब ओशन के अंदर अब वर्टिकली हम जा रहे हैं, अब कि ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं उसी पानी के अंदर, तो वहां पे मेन इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो आओ इसको देखते हैं हम ध्यान से। जब मैं वर्टिकली बात कर रहा हूं तो इस पूरे सेम कहानी है, यही चीज है, इसको मैंने इस पूरे ग्राफ से आपको क्लियर कर दूंगा। ऑलमोस्ट ये आपका डेप्थ बता रहा है मीटर्स में, ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर बता रहा है सेल्सियस में। अब ऑब्वियस ही बात है, हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच के आसपास की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 500
मीटर की बात कर रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज दी 400 मीटर्स। तो ऑलमोस्ट 400 मीटर्स तक अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको ऑन एन एवरेज टेम्परेचर आपको 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेट्स अज्यूम इट्स 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके आसपास आपको वहां पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को मैं बोल दूंगा सरफेस लेयर, क्योंकि ये सरफेस पे है, बिल्कुल सी की सरफेस पे। दिस इज द सरफेस लेयर और आई विल से दैट इज द फोटिक जोन। फोटिक जोन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे सनलाइट क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, मतलब जो सन है, सन की रेज यहां तक आपकी पेनिट्रेट कर जा रही हैं। क्लियर है बात? ये चल गया आपको पता, सरफेस लेयर और फोटिक जोन। यहां तक कहानी क्लियर है? अब ध्यान से देखना, जैसे ही आपने 400 मीटर को क्रॉस किया, 500 मीटर के अंदर वाले दायरे के अंदर जैसे ही आप घुसे, देन देर इज स्टीप डिक्लाइन इन टेम्परेचर। 1000 मीटर तक आते आते वो जो 20 से 24 वाली जो ब्रैकेट थी, उसका बिल्कुल एक स्टीप डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? 1000 मीटर तक। 1000 मीटर तक, मोटा मोटा 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर तक। यहां तक कहानी क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 0 से 400 तक तो ठीक है, सन की रेज पेनिट्रेट कर रही थी, ठीक, टेम्परेचर भी 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा था। बट जैसे ही आपने 400 क्रॉस किया, एकदम से स्टीप डिक्लाइन आपको ये देखने को मिल गया। और यहां पे टेम्परेचर कहां पहुंच गया? अप्रोक्सीमेटली अब इसके आसपास ले लो तो ये पहुंच गया आपका 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की, लेट्स अज्यूम, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि ये पहुंच गया आपका 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर पहुंच गया। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? थर्मोक्लाइन बोल दिया। जब मैं थर्मोक्लाइन की बात कर रहा हूं, थर्मो मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, क्लाइन का मतलब हो गया शार्प एब्रप्ट चेंज, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? थर्मोक्लाइन, जहां पे टेम्परेचर जो है एब्रप्टली एकदम से अचानक से चेंज हो गया। क्लियर है बात? और डिप कर गया वो। इसके बाद जब यही 1000 मीटर से जब हम नीचे को आएंगे, इट मीन्स अब हम कौन से लेयर में आ रहे हैं? दिस इज दी, मान लो अगर ये मैं टॉप मोस्ट लेयर ले लूं, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, ये इंटरमीडिएट, ठीक है। अब मैं आ गया, इसको ये लिख दिया मैंने यहां पे, दैट इज द बॉटम लेयर। अब मैं कहां पे घुस गया? बॉटम लेयर में आ गए। अब जब मैं बॉटम लेयर में आ रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये जैसे ही मैं बॉटम लेयर में आऊंगा, 1000 मीटर से मैं नीचे भी चला जाऊंगा, जब मैं 4500 मीटर के आसपास आ जाऊंगा, ऑलमोस्ट मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलेगा 4 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। ये देख लो, ये रहा आपका 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे, या उसके 4 या मतलब 2 या 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मुझे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इट मींस ये जो बॉटम लेयर है ये कैसी होगी? पहली बात तो ये, जैसे आप नीचे घुसते जाएंगे ये क्या होगी? ठंडी होती जाएगी। और वैसे भी हमने पढ़ा ही था कि नीचे जैसे जो क्या थे, डीप वाटर जो करंट थे, वो ड्यू टू हाई डेंसिटी क्या थी, वो सिंक भी हो रहे थे नीचे, और जिस वजह से वो नीचे का जो पानी था वो क्या था? ठंडा था। तो अब यहां पे याद रखना, ये जो बॉटम लेयर होगी ये कैसी होगी? बिल्कुल कोल्ड होगी। और एक और चीज याद रखना, इस कोल्ड लेयर, इस कोल्ड वाटर के साथ जो बॉटम कोल्ड लेयर है, इस जोन को मैं क्या बोलूंगा? एफोटिक जोन बोलूंगा। एफोटिक जोन का मतलब क्या है कि यहां पे सनलाइट जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। इट मींस, समझ गए बात यहां पे? अब ये वाला जो रीजन है, जब आप इस रीजन के अंदर जाओगे देन यू विल फील द कंप्लीट डार्कनेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इस रीजन को मैं क्या बोल देता हूं? हम इसको बोलते हैं एफोटिक जोन। टॉप मोस्ट लेयर इंटरमीडिएट और बॉटम लेयर। बॉटम लेयर तो बन गया एफोटिक, ऊपर वाला बन गया क्या? फोटिक। बीच में आ गई इंटरमीडिएट। उसी इंटरमीडिएट में आपको शार्प एब्रप्ट चेंज देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, जहां से टेम्परेचर जो 20 से 24 डिग्री की ब्रैकेट से घूम के सीधा 4 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? थर्मोक्लाइन बोल देंगे। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन और इन वाटर बॉडी या सी वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हमने टेम्परेचर को भी होलिस्टिकली डिस्कस कर लिया। आओ अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अब आया वो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सैलिनिटी। अब समझो सैलिनिटी क्या होती है। जब मैं सैलिनिटी की बात करता हूं, यहाँ पे सैलिनिटी का मतलब है खारापन, ठीक है। सी का वाटर या ओशन का वाटर आपको पता ही है, बिल्कुल सॉल्टी होता है। अब उसी की जो एक प्रॉपर्टी होती है सी वाटर या सॉल्ट की, उसको हम क्या बोल देते हैं? सैलिनिटी बोलते हैं। जब मैं सैलिनिटी की बात करता हूं तो सैलिनिटी का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट
डिजॉल्व्ड इन, मतलब 1000 ग्राम के अंदर कितना ग्राम सॉल्ट, आसान भाषा में कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है, उसी को हमने क्या बोल दिया, सैलिनिटी बोल दिया। और से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन सी वाटर कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सी वाटर, मतलब वही 1 किलोग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है सी वाटर के अंदर, उसी को हमने क्या बोल दिया, सैलिनिटी बोल दिया। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सिंबल ये रहा पार्ट पर थाउजेंड और पीपीटी। क्लियर है बात? पीपीटी ये मत समझ लेना ये वाली पीपीटी, ये पीपीटी का मतलब है यहाँ पे ये वाली पीपीटी से, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड से। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जिनकी सैलिनिटी के लिए अपनी जानी जाती है, तो सबसे ज्यादा जो सेलाइन वाटर बॉडी है दैट इज लेक वेन इन टर्की, याद रखना इसकी है 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। उसके बाद है आपकी डेड सी, डेड सी की है 238 पार्ट्स पर थाउजेंड। और आपको पता ही है डेड सी कहां पे है, ये है आपका इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर। थोड़ा इसको वैसे भी ध्यान से देख लेना क्योंकि इस टाइम इजराइल हमास हिजबुल्लाह वाला जो क्लैश है वो ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको डेड सी को जरा ध्यान से देख लेना। इसके साथ साथ ग्रेट सॉल्ट लेक, इसकी है 220 पार्ट्स पर थाउजेंड। ये कहाँ पे है ग्रेट सॉल्ट लेक, दैट इज इन यूएसए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दैट इज ये यूएसए के अंदर है ग्रेट सॉल्ट लेक, दैट इज इजराइल एंड आपका ये आई, या यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख लो, ये दैट इज इजराइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर है ये आपका डेड सी। क्लियर है बात? यहां तक तो कहानी ठीक है। बट सपोज करो अगर यूपीएससी पूछ ले कि ठीक है सैलिनिटी तो चलो सबको पता है, बट उस सैलिनिटी में मुझे ये बताओ कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की, क्लोरीन की, मैग्नीशियम की, या किसी और सॉल्ट की ज्यादा है। तो याद रखने के लिए एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना सबसे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलेगी क्लोरीन की। याद रखना 18.97 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर के अंदर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी सोडियम की 10.47, देन सल्फेट की, याद रखना कहीं कंफ्यूज मत करना, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, देन लास्ट में आके आपको फिर मिलेगा मैग्नीशियम, और उसके बाद तो फिर कैल्शियम है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट, स्ट्रोंटियम। तो एक बार इसकी ये कंसंट्रेशन एटलीस्ट शुरू की तो पता ही रखना कि सबसे ज्यादा जब हम मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, नमक का जो केमिकल नेम क्या होता है, NaCl होता है, तो याद रखना इसमें Cl की कंसंट्रेशन कितनी है, ये है 18.97, और कितनी सोडियम की कितनी हुई 10.47, तभी बना ये फिर आपका सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बात? इसी वजह से इसका केमिकल नेम भी यहीं से डिराइव हुआ, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बात इतनी? तो आई होप यहां पे आपको चल गया होगा पता। आओ अब देखते हैं अगला कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सैलिनिटी के लिए। अब पहला फैक्टर है प्रेसिपिटेशन। खुद सोचो प्रेसिपिटेशन से कैसे सैलिनिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, खुद लॉजिक लगाओ, जब इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस इक्वेटर पे क्या हो रहा है, ठीक है हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक गर्मी पड़ रही है, सैलिनिटी बढ़ेगी, बट एक और चीज भी तो हो रही है, इसी इक्वेटर के ऊपर बारिश भी तो हो रही है, तो उस बारिश की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉल्ट इवेपोरेट हुआ था वो डिसॉल्व भी तो हो गया। तो इस वजह से याद रखना कि आपको इक्वेटर पे जो आपका ये मतलब इन शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आगे निकल गया, मैं इसको वैसे समझाता हूं फिर से। जब मैं प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा हूं तो प्रेसिपिटेशन जैसे ही होगा आपकी सैलिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज का मतलब इक्वेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही वहां पे गर्मी पड़ी, इवेपोरेशन हुई, साथ में बारिश होगी, तो वो सैलिनिटी क्या हो गई आपकी, इवेपोरेशन की वजह से तो बड़ी थी, वो इवेपोरेट हुई, सैलिनिटी बढ़नी चाहिए थी, बट जैसे बारिश हुई तो उससे क्या हो गया, उस सैलिनिटी को बैलेंस कर दिया गया, जिस वजह से वहां पे उसकी सैलिनिटी डिक्रीज हुई। बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे उससे थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में जाओगे जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा, जैसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, कैप्रिकॉर्न की बात करूं, या सन भी डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो इस वजह से वहां पे आपको
सैलिनिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो उसको हम देखेंगे। बट मैंने आपको प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल आपको चल गया पता कि प्रेसिपिटेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है सैलिनिटी के लिए। उसके बाद है आपका अगेन इवेपोरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है ही है कि जब मैं, और वैसे भी प्रेसिपिटेशन में याद रखना जब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो साइकिल पूरा घूम के आता है, तो वो एक पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है आपकी सैलिनिटी के लिए। अब है इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा फास्ट इवेपोरेशन होगी उस एरिया के अंदर सॉल्ट या सलाइन जो कंडीशंस होंगी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका इंडिया का कच्छ वाला रीजन देख लो, वहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इस वजह से वहां पे आपको सॉल्ट वाला जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आप, वैसे भी गुजरात है ही है हमारी, तो वहां पे आपको ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलेगा, तो अगेन वो सैलिनिटी को इंपैक्ट करेगी। अब जब मैं बात करूंगा इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, खुद देखो, सपोज मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज दिस इज द इंडिया, ठीक है, ये अज्यूम कर लो गुजरात और इंडिया है। अब जब मैं फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम रिवर्स ये देख लो, चाहे आपकी गंगा है, इधर से आपकी ये जी फॉर गंगा, बी फॉर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, इधर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जी गोदावरी को GOD ये लिख दिया मैंने, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी किधर वो कर रही हैं, ये सब कहाँ गिर रही हैं, ये गिर रही हैं आपकी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर। जब ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर गिर रही है मैक्सिमम रिवर्स, तो ये क्या कर रही हैं, वाटर लेके आ रही हैं, और वाटर से लेके आएंगी तो इट मीन से फ्रेश वाटर होगा, तो इस वजह से इस रीजन के अंदर क्या हो जाएगी, जो सैलिनिटी होगी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब इधर को देख लो, इधर को लिमिटेड रिवर्स जा रही हैं आपकी, नर्मदा, तापी, पेरियार वगैरह या मांडवी, जुआरी वगैरह जो रिवर्स हैं, तो ऐसा मैं बोलूंगा। एक तो पहली बात ये रहा आपका अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे लिमिटेड रिवर्स गिर रही हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू उन खास करके लिमिटेड रिवर्स में बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करूंगा तो वो कम आपको देखने को मिल रहा है एज कंपेरिजन टू यहाँ पे, जबकि गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी वाला जो रीजन है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो कि इधर को पानी ज्यादा आ रहा है। मैं सपोज करो इस चीज को ऐसे समझो, एक ग्लास लिया मैंने, उसमें नमक मैंने घोल दिया सारा, अब उसके अंदर मैं पानी डाले जा रहा हूं तो एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि उसकी जो सैलिनिटी होगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। बट एक वो रीजन है जिसमें मैंने नमक घोल दिया बट उसमें थोड़ा बहुत ही पानी डाला, तो इट मींस वहां पे सैलिनिटी तो रहेगी। तो सिमिलर कंडीशन यहां पे है कि इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय रिवर्स एंड आइसबर्ग्स, तो जैसे ही आपका जिस रीजन के अंदर फ्रेश वाटर या इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर आपको जहां देखने को मिलेगा, उस वजह से आपकी जो सैलिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और जहां पे ये इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर कम होगा वहां पे सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में से कौन सा ज्यादा सलाइन होगा, तो इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर। क्लियर है बात? और नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में वहां पे आंसर भी बताऊंगा। बट ये क्वेश्चन मेरा आपसे लोगों से है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इधर को मैक्सिमम रिवर्स गिर रही हैं, तो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अरेबियन सी। अब इसमें से बताओ कि कहां किस में सैलिनिटी ज्यादा होगी, अरेबियन सी या फिर आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब वैसे मैं आपको चलो क्लैरिफाई भी कर देता हूं कि ठीक है, इस तरफ को इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर ज्यादा ही है, तो ऑब्वियस ही बात है बे ऑफ बंगाल में आपकी सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेरिजन टू, जब मैं अरेबियन सी की बात करूंगा तो अरेबियन सी की सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ का इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो ज्यादा है, इस वजह से सैलिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिनिटी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। आओ चलते हैं अब आगे। जब मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ सैलिनिटी की, अब बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेना, इसको मैं पूरे ग्राफ को समझो। ये रहा आपका इक्वेटर। अब जब मैंने प्रेसिपिटेशन की बात की थी ना, जिसको समझ नहीं आया वो फिर से इस पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ये आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अब खुद सोचो इक्वेटर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर तो यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, बट सैलिनिटी का ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ पे डिप कर रहा है। क्यों डिप कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बेशक गर्मी है, इवेपोरेशन हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। क्लियर है बात? क्या हो रही है यहाँ पे,
प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर जो है आपका, सॉरी सैलिनिटी जो है क्या कर जा रही है, डिप कर जा रही है। अब एक चीज देखो, इसी ग्राफ को देखना, ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम, अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी मैक्सिमम। इट मींस क्या हो रहा है, यहां पे सन की रेज क्या पड़ती है, वर्टिकली ओवरहेड शाइन होता है यहां पे, जिस वजह से यहां पे मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है आपको, इवेपोरेशन और क्लियर स्काईज मिलती हैं, जिस वजह से यहां बारिश भी कम होती है। और क्या होता है, जिस वजह से आपका हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्लियर स्काईज, विच इज फेवरेबल कंडीशंस बना देगा सैलिनिटी की। इस वजह से यहां पे आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब खुद देखो, जैसे ही मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इधर को गया, 80 डिग्री नॉर्थ की तरफ को गया, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मैं नीचे की तरफ को आया, अगेन 80 डिग्री साउथ की तरफ को, तो क्या हुआ, यही जो सैलिनिटी है क्या कर गई, डिप कर गई। जब मैं डिप करी, ऑब्वियस सी बात है, तो याद रखना कि ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रॉपिक्स, चाहे वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ले लो, तो आपकी सैलिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये ग्राफ वही बता रहा था, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो इसके बाद है सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे आते हैं अब हम अगला। जब मैं सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैप की बात कर रहा हूं, तो यहां पे बिल्कुल ये देख लो, जो सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, सॉरी मैप दिख रहा होगा। इस टाइप के मैप्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं आइसोहेलाइन मैप्स बोलते हैं। आइसोहेलाइन कम, आइसो हुआ सेम, हेलाइन हुआ सैलिनिटी। तो आइसोहेलाइन का मतलब ही ये है कि दीज आर द प्लेसेस या दीज आर द लाइंस ज्वाइनिंग ऑन द मैप हैविंग इक्वल सैलिनिटी, मतलब ये वो प्लेसेस हैं जहां पे इक्वल आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हो सकते हैं, चाहे वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर के हो सकते हैं। ये आपको देख सकते हो 70 से 50 डिग्री के बीच 30 से 31% की सैलिनिटी, 50 से 40 के बीच 33 से 34, 40 से 15 के बीच 35 से 36, 15 से 10 के बीच 34 से 35% की। वही सदर्न हेमिस्फीयर में 10 से 30 के बीच 35 से 36, तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये देख लो 15 और 10 से 15 वाला ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। 30 से 50, 34 से 35, आप ये उसी ब्रैकेट को लाई कर लो, तो ये 34-35 वाला अगेन वो रीजन, 50 से 70, 33-34, 50-70 देख लोगे तो वही 33-34। तो आई होप आपको आइसो हेलाइन का चल गया होगा पता। ये वो मैप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दैट इज द सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देख लो, अगर ये 36 वाली मैप है तो ये 36 वाला ही आगे घूम रहा है। क्लियर है बात? तो आई होप यहां तक आपको चल गया होगा पता कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ को जा रहे हो, इट मींस पोल्स की तरफ को जा रहे हो, ठीक है, खास करके इस रीजन के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो आपको सैलिनिटी आपको डिक्रीज ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि इस रीजन के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 50 से 70 के आसपास डिक्रीज यहां भी करेगी, पर एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम डिक्रीज करेगी। तो सेम यही कहानी है। और ये जो मैप है आपका वो क्या बता रहा है, ये मैप बता रहा है सरफेस सैलिनिटी ऑफ वर्ल्ड ओशंस। और ये सारा जो ग्राफ है, इस टाइप के जो मैप्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन मैप्स। और ये सारे जितने भी प्लेसेस हैं जहां पे सेम चाहे 33, 34 या 35, 36, 32, 31 लिखा है, इन सब प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइंस बोलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चल गया होगा पता। आइसोहेलाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वो प्लेसेस हैं मैप्स के ऊपर जहाँ पे इक्वल सैलिनिटी देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आज के हमने इम्पॉर्टेंट सैलिनिटी का भी पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट ओशन करंट्स का भी पढ़ लिया, फैक्टर्स भी पढ़ लिए, इनका इम्पैक्ट भी देख लिया, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। तो आई होप हमने ऑलमोस्ट जो आज के जो हमारे PYQs थे उन सबको हमने कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज हमने पूरा एड्रेस कर लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम कोरल्स, कोरल ब्लीचिंग, उसके साथ साथ आपका मरीन पोल्यूशन और ओशन रिलीफ फीचर्स को और यूएन क्लॉज को डिस्कस करेंगे, जिसके साथ फिर हमारा ओशनोग्राफी का जो PYQ सेक्शन है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ होगा। इसके साथ साथ
मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, साइमल्टेनियसली अपने साथ एटलस ज़रूर रखें ताकि आपको और ज़्यादा बेटर वे में क्लैरिटी मिली होगी। तो इसके साथ साथ जब वो मैप्स का आप क्या करेंगे, उन मैप्स से आपके माइंड के अंदर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा इन एरियाज का जो हमने डिस्कस किए हैं, तो जिस वजह से आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सेशंस का। आई होप आप सब ने इन सेशंस को एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।